तो कि विवाहित ही नहीं लगती हैं आप और 2 बच्चे हैं। हम जो टीनेजर हैं उनकी बात करें। बच्चों पे थे मैम। आपने तो बड़ी आसानी से मेरे बगैर बताए ही ये जान लिया कि मैं बैचलर हूँ। आप विवाहित हैं? जी, मैं विवाहित हूँ। आपके बच्चे हैं? जी, मेरी 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, पहली बात तो कि विवाहित ही नहीं लगती हैं आप और 2 बच्चे हैं आप बता रही हैं, तो टिप्स दे दीजिए हमारे दर्शकों को कि आखिर आप उन बच्चों को कैसे सँभालते हो? उनकी क्रेविंग्स पे कैसे रोक लगा पाते होगे? क्योंकि मैं इस प्रोफ़ेशन की हूँ और मैं बहुत सारे ऑनलाइन पेशेंट्स भी देखती हूँ। तो वो अपनी माँ को हर समय ये बात करते देखते हैं, इतनी कैलोरीज़ खाओ, ये इस तरह से अपने मोटापे को नियंत्रित करो। तो शायद वो 1 साल की उम्र से ही वो सब सुनते आए हैं और मेरे घर में सख्त प्रतिबंध भी है कि वीकेंड पे बहुत महीने में 1 आध बार हम आउटिंग करते हैं, अदरवाइज़ जो उन्हें खाना है वो घर में बनता है फ्रेश। फिज़िकल एक्टिविटी पे ये है बिना बोले करते हैं वो। जो भी रनिंग या आउटडोर उनसे गेम होते हैं, छोटा जिम है, वहाँ थोड़ा बहुत जो बच्चों के अकॉर्डिंग कर पाते हैं, करते हैं। दूसरा होता है तनाव। आज के समय में बच्चे इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और इन सब में जी वो हाँ, फँस गए हैं, समय से पहले ज़्यादा पहले मैच्योर हो गए। मैच्योर हो गए हैं। तो एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल जो तनाव को बढ़ाता है। यदि वो बच्चे में बढ़ेगा ना, तो बच्चा ऑटोमैटिकली स्वीट क्रेविंग या सॉल्ट क्रेविंग की तरफ जाता है। हुँ, हुँ। आप उसे कितना भी रोकने की कोशिश करेंगे, वो आपसे छुप के खाने लगता है। तो स्कूल की तरफ से या परिजनों की तरफ से ये एक प्रेशर हमेशा बना रहता है, बेटा कुछ बनना है, बेटा कुछ करना ही है, हमारा नाम रोशन करना, देखो कितनी मुश्किलों से पढ़ा रहे हैं। हम उन चीज़ों से बाहर आएँ। हमारे माता-पिता की तरफ देखें तो नहीं, उन्होंने हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो हमें पढ़ा रहे थे क्योंकि हर चीज़ लिखी हुई है कि वो तो घटित होना है। हाँ, वो अपना 100% दें, ये उन्हें समझाना चाहिए। ऑटोमैटिकली वो जो तनाव हार्मोन है वो कम होगा और बच्चों में जो तनाव के कारण ओवर ईटिंग होती है वो कंट्रोल हो जाती है। अब युवाओं की तरफ बढ़ें। युवाओं में एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप देखेंगे यदि 4 दोस्त हैं, उन 4 दोस्तों में यदि 1 दोस्त अल्कोहल नहीं पीता और 3 पीते हैं, तो वो 4 जो चौथा दोस्त है धीरे से वो उसको अपनी दोस्ती से बाहर कर देते हैं। तो ये जो बाहर पार्टी करना, अल्कोहल कंज़म्पशन, स्मोकिंग, ये सब इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है। मैंने वही कहा ना कि 5 दिन आपने डाइट की, वर्कआउट किया और 2 दिन में पूरी कैलोरीज़ खा ली। ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया है कि वीकेंड पे जाके आपको पार्टी करनी है, पब में जाना है, डांस पे जाना। अब फिर घर की बात करें तो घर में भी वही होता है, बढ़ते हुए बच्चे माँ-बाप से उलझते बहुत हैं। तो वहाँ माँ-बाप भी शांत हो जाते हैं कि भई बच्चा बढ़ रहा है, इस समय सुनेगा नहीं। तो पहले तो मार भी पड़ जाती थी, अब वो अब समय वो बंद चेंज हो हो गया जाना। है। क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, कई बार तो माता-पिता को ही नहीं मालूम होता। जी। और जब सीमा से ज़्यादा वो बढ़ जाती है, वो टीनेजर को जब उनके चेहरे पे बड़े-बड़े एक्ने होने लगते हैं, जब उनके बाल उड़ने लगते हैं, जब वो लुक वाइज़ अच्छे नहीं दिखने लगते, तब उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तब जी। पेरेंट्स से कहते हैं, "अब हमें दिखाने ले जाओ, क्या गड़बड़ है?" तो वही है, पहले ही सजग रहें, पहले ही हम अपने खान-पान को लेके सोशल देख मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर आज लोग रात को 2 बजे भी बीमार पड़ते हैं, तो जाने लग गए हैं। जी, इंस्टाग्राम और जी, यूट्यूब पे उन्हें कैप्सूल मिलने लगा है, शायद वर्चुअल है। जी। उस तरफ जाना कितना ज़्यादा घातक है मैम? इस पर कि किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं या समय-समय पर अलग-अलग तरीकों से मुलाकातें नहीं कर रहे हैं? देखिए, मोटापा मैंने देखा है सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च किया जाता जी है। हाँ। तो अब हम यदि एक तरह से ये देखें कि सिर्फ़ खान-पान में संतुलन और ये सब छोड़ दें, तो कई तरह की दवाएँ मार्केट में आ गई हैं। कई तरह की आप ओज़ेम्पिक, जी, जी, जी। बहुत सारी मंज़ारो बहुत सारी जी। चीज़ें सुनेंगे। यदि आप गूगल पे देख के सिर्फ़ इन दवाइयों को खाना चालू कर देते हैं, तो पहली बात कोई भी दवा बिना डॉक्टर के अंडर ऑब्ज़र्वेशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके गुड इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में आप जानते ही नहीं हैं। मान लीजिए आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, तो आपको सिर्फ़ मैनेज करना नहीं आएगा, जब डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो भी बोलेगा, तुमने अपने मन से लिया, अब इस साइड इफ़ेक्ट को किस तरह से मैनेज किया उसका कोई जाए? ज़िम्मेदार नहीं होगा हाँ, वहाँ। ऐसे लोगों से डॉक्टर भी बहुत खुश नहीं रहते। अब इन इंजेक्टेबल्स जो ये नए आए हैं, इनकी यदि हम बात करें हाँ तो मैम, एक इंजेक्शन की भी चर्चा खूब है कि उसे जी, लगाया और वज़न कम हो जाता है। वो कौन-सा इंजेक्शन है मैम, जो मोटापा एकदम से कम कर दे रहा है? जी। ये जो इंजेक्शन है एक्चुअली हमारे जो अमाशय होता है स्टमक, वहाँ से 2 हार्मोन निकलते हैं ग्hrelin और लेप्टिन। एक का काम होता है भूख को कंट्रोल करना, एक का काम होता है भूख को बढ़ाना। अब ये जो इंजेक्शंस होते हैं, ये एक काम करते हैं कि ये जाके हमारी भूख को बहुत कम कर देते हुँ, हैं। हुँ। जब आप कम कर देंगे तो मान लीजिए आपके शरीर की ज़रूरत 1500 कैलोरी है और आप खाओगे 800 कैलोरी। तो जो ज़रूरत है उससे कम खाओगे तो धीरे-धीरे सुपरफिशियल फैट जो आपकी स्किन के अंदर नीचे है, जो दिखता नहीं है। जो जो दिखता है, वो कम हो अच्छा, जाएगा, जी, जो जी, दिखता नहीं है वो कम नहीं होगा। ठीक है। आप जब तक आप लेते रहोगे वज़न घटेगा। एक समय के बाद इन्हीं दवाओं से एक जगह पे जाके वज़न आपका स्थिर हो जाएगा जिसको हम प्लेटो कहते हैं। अब डॉक्टर बोलेगा नहीं अब मैं एमजी बढ़ा देता हूँ और एमजी बढ़ा देंगे। पर जब भी आप इनको बंद करेंगे, तो जितना वज़न आपने घटाया है उससे 2 गुना वज़न आपका बढ़ जाता है। मतलब कंटिन्यू मैम इंजेक्शन लेते रहना जी, है? अब जितने भी ये इंजेक्टेबल आए हैं, इनके बारे में इवन कंपनी ने बहुत क्लियरली ओपन अप ये कहा है कि आपको इसे लेना पड़ेगा हमेशा। यदि आप लेते रहेंगे, तो वज़न ये आपका कम कितना महँगा रहेगा। है, कितने का है मैम? काफ़ी महँगा है 5 से 6,000 के समथिंग आई थिंक इसका। एक इंजेक्शन जी, और इसे कितनी बार लेना होता होगा? डिपेंड करता है कितने यूनिट उसके अंदर है। यदि 15 दिन का यूनिट है तो 15 दिन मतलब महीने में 2 बार आपको खरीदना होगा।
यदि यूनिट थोड़ा ज़्यादा है तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा दिन चलेगा। पर मोटापे का जो मैं हमेशा ये अपने पेशेंट से भी कहती हूँ और मैं जानती हूँ कि मोटापा अमीरों को होने वाली बीमारी है। ऐसा नहीं है गरीबों को नहीं होती। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनके किसी के पिता सब्जी बेचते हैं, किसी के पिता मोची का काम करते हैं, पर उन लड़कियों को हार्मोनल की वजह से हुआ है। जी। कई किसान हैं, अब वो इस बात को समझते भी नहीं है कि जाकर दिखाना चाहिए, क्योंकि हार्मोन असंतुलन के साथ ये हुँ। मोटापा है। तो जितनी भी आप मोटापे से संबंधित दवाएँ देखेंगे, वो सब महँगी आती हैं। इवन मोटापे का इलाज भी अपने आप में बड़ा महँगा है। तो इससे अच्छा है कि इस महँगाई से बचने के लिए शुरू से ही अपना शुरू ध्यान से रखा ही हम जाए कॉन्शियस रहें, और या फिर एक ऐसा। अच्छा शरीर भी हमें मिलेगा। जी, 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 बिल्कुल। वही है ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही हर चीज़, आप स्वस्थ ही दिमाग उसी में रहेगा, वही आपको एक क्रिएटिविटी देगा, वही आपको लाइफ में ग्रोथ देगा, वही इंटरनल पीस देगा, सब चीज़ कुछ स्वस्थ शरीर। छोटे-छोटे सवाल हैं मैम, जिस पर अमूमन लोग चर्चा कर लेते हैं और जाकर के सर्च भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स पर। गुटखा लोग बहुत खाते हैं। एक समय वो था कि माउथ फ्रेशनर के लिए सुपारी लोग खाते थे, पान खाते थे। उसका अब खाने का अ, जो भी तरीका है वो कम हो गया और गुटखा जो है वो बचा। तो क्या कंटिन्यू गुटखा चबाने से भी मोटापा बढ़ता होगा? नहीं, कंटिन्यू गुटखा चबाने से इवन आपकी भूख जो होती है वो कम होती जाती है। कम होती है, आपको फिर आप ज़्यादातर देखेंगे गुटखा चबाने वाले या तो आपको ड्राइवर्स मिलेंगे जी, ज़्यादा, जी, या जो वर्कर्स होते हैं, समय पे खाना नहीं खा पाते, तो ये अपनी भूख को कंट्रोल करते हैं या दिमाग को एक्टिव रखने के लिए जी, टबैको का जी। एक जो इफ़ेक्ट होता है। तो जब इससे भूख कम होती है तो मोटापा क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब आपने खाना नहीं खाया, तो आपके शरीर में एक ओबेसिटी, एक मोटापा डेवलप होगा, जिसको कहते हैं माल एब्ज़ॉर्प्शन जी, ओबेसिटी, जी, मतलब शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने से शरीर का फूलना। जी। हीमोग्लोबिन कम हो गया, पूरे गाल आपके बड़े-बड़े हो जाएँगे, पूरा शरीर अजीब-सा फूला हुआ लगेगा। तो इस तरह जिसमें हमारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो यदि शरीर की फुलफिल नहीं हो रही, तो बिल्कुल गुटखा खा के भी मोटा हुआ जा सकता है। और होते ऐसा हैं लोग। मैम कई लोग ये भी कहते हैं कि हम तो हमारा पूरा जीवन संतुलित है। को एक्टिव रखने के लिए जी, टबैको का जी। एक जो इफ़ेक्ट होता है। तो जब इससे भूख कम होती है तो मोटापा क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब आपने खाना नहीं खाया, तो आपके शरीर में एक ओबेसिटी, एक मोटापा डेवलप होगा, जिसको कहते हैं माल एब्ज़ॉर्प्शन जी, ओबेसिटी, जी, मतलब शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने से शरीर का फूलना। जी। हीमोग्लोबिन कम हो गया, पूरे गाल आपके बड़े-बड़े हो जाएँगे, पूरा शरीर अजीब-सा फूला हुआ लगेगा। तो इस तरह जिसमें हमारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो यदि शरीर की फुलफिल नहीं हो रही, तो बिल्कुल गुटखा खा के भी मोटा हुआ जा सकता है। और होते ऐसा हैं लोग। मैम कई लोग ये भी कहते हैं कि हम तो हमारा पूरा जीवन संतुलित है, समय पर उठना, समय पर सोना, खाना-पीना सब कुछ बढ़िया, बाहर का कुछ भी नहीं ले रहे। ऐसा लगता है मानो हवा और पानी से मोटे हो रहे हैं। जी, बिल्कुल होता है ऐसा ये। कुछ भी है? बिल्कुल होता है, और मैंने कई लोगों को देखा है कि वो लोग 300-400 कैलोरीज़ तक खा रहे हैं, पूरे दिन फास्टिंग रखते हैं, फिर भी उनका वज़न हर महीने बढ़ता जाता है। मैं शुरू से ये कहती आ रही हूँ कि मोटापा क्यों हो रहा है, इसका डायग्नोसिस बनना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके शरीर में कई हार्मोन का संतुलन है, जैसे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ा जी, है, बताया आप था। खाएँ, नहीं खाएँ, आपका वज़न बढ़ेगा जब तक हम उसको सप्रेस या ठीक ना करें। यदि आपके शरीर में एक महिला है, उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन निकलने लगा, हर महिला के शरीर में थोड़ा टेस्टोस्टेरोन निकलता है, पुरुष के शरीर में थोड़ा एस्ट्रोजन। तो यदि वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मस्कुलर बॉडी, वज़न का बढ़ना। आप जिम में देखते होंगे महिलाएँ बहुत-बहुत वेट उठाती हैं। जी, तो जब वो वेट उठाती हैं, तो वो वेट कैसे उठा पाती हैं? जब उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, जी। नहीं तो वो उतने वेट को सँभाल नहीं सकती। तो टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस हो गया, प्रोजेस्टेरोन इम्बैलेंस हो गया। मतलब बहुत सारी ऐसी बहुत चीज़ें सारे भी ऐसे होते हैं। हार्मोन होते हैं जो हाँ, जिससे हमारा शरीर चलता है। उससे आप खाएँ ना खाएँ, आपका वज़न बढ़ेगा। वहाँ पर उसको डायग्नोसिस के हिसाब से ठीक किया जाता है। दूसरा, जिस बेसल मेटाबॉलिक रेट, खाना पचाने की क्षमता की मैं बात कर रही हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है मोटापे में। यदि आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है, तो आपका खाना भी उसी तरह का होना चाहिए, उस मेटाबॉलिक रेट के अकॉर्डिंग। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, गूगल पे डाइट जी ढूँढ हाँ, जी लेते हाँ। हैं, थेरेपेटिक डाइट कोई। शॉर्टकट है एक हाँ, तरह का बिल्कुल। ये। पर यदि आपका मेटाबॉलिज़्म उससे भी कम है, तो वो जो आप न्यूट्रिशनल डाइट खा रहे हैं, उससे भी वज़न बढ़ जाएगा। और ये सब पता चलेगा डॉक्टर के पास जी, जाने से ही। इंडिविजुअल सबका शरीर अलग होता है। जब आप वहाँ जाते हैं, आपकी जाँच होती है, हर चीज़ रेट कम है, तो आपका खाना भी उसी तरह का होना चाहिए, उस मेटाबॉलिक रेट के अकॉर्डिंग। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, गूगल पे डाइट जी ढूँढ हाँ, जी लेते हाँ। हैं, थेरेपेटिक डाइट कोई। शॉर्टकट है एक हाँ, तरह का बिल्कुल। ये। पर यदि आपका मेटाबॉलिज़्म उससे भी कम है, तो वो जो आप न्यूट्रिशनल डाइट खा रहे हैं, उससे भी वज़न बढ़ जाएगा। और ये सब पता चलेगा डॉक्टर के पास जी, जाने से ही। इंडिविजुअल सबका शरीर अलग होता है। जब आप वहाँ जाते हैं, आपकी जाँच होती है, हर चीज़ देखी जाती है, फिर उसके हिसाब से आपको ट्रीट किया जाता है। हाँ, यदि ऐसा है कि आपने खुद ऑब्ज़र्व किया कि पिछले 6 महीनों से मेरा खान-पान गड़बड़ था, तो आप पहले सीधे डॉक्टर के पास मत जाओ, पहले अपनी लाइफ़स्टाइल थोड़ी सुधारने की कोशिश करो। यदि आपको उससे रिज़ल्ट मिल रहा है बिना किसी डेफ़िशिएंसी या बीमारी के हुए न्यूट्रिशनल,
तो आप अपने आप उतना टारगेट अचीव कर लोगे और आपको समझ पर फिर भी नहीं हो रहा और आप देख रहे हैं कि आप एक अच्छा डाइट या अच्छा एक आप शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, फिर भी बढ़ रहा है, तो उसका कारण अलग होगा। मैम अगर थोड़ी भी टमी निकल रही है, बार-बार खुद को ये एहसास दिला रहा है कोई कि वो मोटा नहीं है, तो उसे सीधे किसी जिम में चला जाना चाहिए या फिर जिम में जाना बहुत घातक होगा, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए नहीं, या फिर देखिए यूट्यूब और इधर-उधर? यदि आप सामान्य वज़न से 3 या 4 किलो ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले आपको खुद प्रयास करना चाहिए। इतने कम बढ़े हुए वज़न में डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। शॉर्ट में मैम वो क्या-क्या प्रयास हो सकते हैं? अब जैसे कई लोगों को मैंने देखा है वो रात भर जागते हैं और सुबह 5 बजे सोते हैं। जी, तो पूरा स्लीप साइकिल आपने गड़बड़ कर दिया। तो ज़रूरी है कि आप नींद टाइम पे सोए क्योंकि नींद के 3 चरण होते हैं। पहले चरण में हल्की नींद आती है, दूसरे में हम डेप्थ स्लीप में जाते हैं और तीसरे में धीरे-धीरे हम उठते हैं। ये तीनों चरण यदि आपके पूरे नहीं होते, तो कॉर्टिसोल बढ़ता है और शरीर फूलने लगता है। अधिक से अधिक वो कित की ज़रूरत नहीं होती। शॉर्ट में मैम वो क्या-क्या प्रयास हो सकते हैं? अब जैसे कई लोगों को मैंने देखा है वो रात भर जागते हैं और सुबह 5 बजे सोते हैं। जी, तो पूरा स्लीप साइकिल आपने गड़बड़ कर दिया। तो ज़रूरी है कि आप नींद टाइम पे सोए क्योंकि नींद के 3 चरण होते हैं। पहले चरण में हल्की नींद आती है, दूसरे में हम डेप्थ स्लीप में जाते हैं और तीसरे में धीरे-धीरे हम उठते हैं। ये तीनों चरण यदि आपके पूरे नहीं होते, तो कॉर्टिसोल बढ़ता है और शरीर फूलने लगता है। अधिक से अधिक वो कितनी रात तक जग सकता है? अधिक से अधिक 11:30-12 और उठने के टाइम पे 7:30 बिल्कुल कि 6 से 7 घंटे की नींद भी हो उससे जाए। लेट नहीं होना है सुबह? नहीं होना है क्योंकि आप बचपन से देखिए ना, क्या बचपन से आपका वो शेड्यूल था? जी, माता-पिता 10 बजे सुला देते थे, 6 बजे उठा देते थे। हमारे शरीर ने वही सीखा है और वही सही भी है। फिर दूसरा ये होता है तो आप स्लीप साइकिल यदि सुधारेंगे, आधा वज़न उससे कम हो जाएगा या आपकी स्किन जी, ग्लो जी। करने लगेगी। दूसरा होता है यदि आपने ऑब्ज़र्व किया कि 15 दिन से मैं ट्रैवल कर रहा था, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहा था, तो थोड़ा-सा आप घर के खाने पे शिफ्ट होके अपनी कैलोरीज़ को थोड़ा कम करेंगे, मेडिटेशन, योगा जैसी चीज़ें करेंगे, तो भी आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। जिम करना चाहिए बट एक्सेसिव जिम मैं कभी इस चीज़ के फ़ेवर में नहीं रहती हूँ। क्योंकि यदि आप एक महिला से ज़रूरत से ज़्यादा जिम कराते हैं या वेट ट्रेनिंग उसे कराते हैं, तो आप उसके कई हार्मोन को असंतुलित कर देते हैं। देखिए, मैं तो हमेशा से ये कहती आई हूँ कि इवन मेडिकल जिम होना चाहिए जहाँ डॉक्टर पूरा आपका एक एक्सरसाइज शेड्यूल बनाए, आपकी हार्ट कंडीशन, आपके एक्स्ट्रा कितना वज़न है, उसका स्पाइन पे कितना प्रेशर है, उसके हिसाब से फिर आप वर्कआउट वहाँ करें। पे वर्कआउट करें। जी, जी। तो यदि हम ये थोड़े-थोड़े प्रयास करते हैं, तो शुरुआत में हम खुद अपनी तरह से वज़न को कम कर सकते हैं। मोटापे की बीमारी से ग्रसित देश और विदेश के लोग मैम आपके पास आते हैं। कई बड़े-बड़े आपने तो 3 बहुत गज़ब के किस्से भी बताए कि कैसे उनका इलाज आपने किया और क्या कुछ हुआ। आपसे मैम लोग अगर जुड़ना चाहें, आपसे सलाह लेना चाहें, आपका इलाज लेना चाहें, तो कैसे वो जुड़ सकते हैं मैम? व्यूअर्स सुन रहे हैं, एक बार आप उनको जी, बताइए। मेरी क्लिनिक बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली जयपुर, पूना और मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, विदेशों में दुबई और सिंगापुर है। मेरी वेबसाइट और जो नंबर है वो आपके इस पे शो होगा। तो आप डायरेक्टली मेरे फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू, मेल आईडी के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। और इन शहरों में कहीं भी आप रहते हैं तो आप फ़िज़िकली भी मुझसे मिल सकते हैं। पर उसके लिए दिए गए नंबरों पे पहले आपको अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करना होगा। और फिर जब आप रजिस्टर्ड होते हैं और मैं उस शहर में पहुँचती हूँ, तो हर जगह जिन जगहों पे उन शहरों में डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। लगभग सभी सवालों पर इतना खुल कर के आपने बातचीत की। कई बार बड़े आसानी से डॉक्टर्स पे आरोप लगते हैं कि कई मामलों पर डॉक्टर्स बहुत खुल के बात नहीं करना चाहते, इसलिए कि उनके प्रोफ़ेशन पर कुछ आँच आ सकती है। लेकिन आप तो कई मामलों में अपनी सीमा से आगे आकर के आपने कई बातें बताई और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम ही डॉक्टर्स हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर के पास आने की इतने में ज़रूरत नहीं है, आप खुद जी, भी ठीक हो सकते हैं। जी। तो बातचीत के लिए मैम बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो डेली स्कूप पर ये बातचीत कितनी गज़ब रही, ये तो आप ही कमेंट पर लिख कर के बताएँगे। थोड़ी लंबी है, इसके क्लिप्स भी डालेंगे, शॉर्ट्स भी डालेंगे, इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो रील्स भी डालेंगे और ऐसे पॉडकास्ट होते रहेंगे। मैम का समय